नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड और सेमेस्टर 4 में जो ख भाग है वह हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य। अभी तक हमने पद्य पढ़ा था, जैसे आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। अब आगे हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो कि गद्य है, जिसमें उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी का आरंभ हो गया था। ये आरंभ 19वीं सदी से आरंभ हो जाती है गद्य विद्याओं का आरंभ। तो ये गद्य विद्याएं का आरंभ हम 19वीं सदी में आरंभ है। तो उससे पहले आधुनिक काल की जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो ये टोटल 26 नंबर का आएगा ख भाग। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 दूनी 16 और 5 के 2 आएंगे। तो राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां तो जरूर आनी है। 8 नंबर का भी आ सकता है, नहीं 5 नंबर का तो एक जरूर आएगा। तो आधुनिक काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। जैसे हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल अपने पूर्ववर्ती कालों से कई बातों में भिन्न है। जो अलग है वो हिंदी साहित्य में प्राचीन कालों में विशेष रूप से काव्य साहित्य था। काव्य मतलब कविताएं लिखी जाती थी, परंतु अब गद्य विद्या का आरंभ हो गया आधुनिक काल में। इस काव्य में मुक्तक, प्रबंधक दोनों शैलियों का विकास हुआ है। आधुनिक युग में हिंदी काव्य संबंधी अनेक शैलियों का विकास हुआ है और इस युग की विशेषता गद्य साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। जैसे उपन्यास, हम उपन्यासों का उद्भव विकास पढ़ेंगे, नाटकों का उद्भव विकास, कहानी, निबंध, आलोचना, उपयोगी साहित्य, इन सभी रूपों का उद्भव माने पैदा होना, उत्पन्न होना, और विकास माने धीरे धीरे बड़ा होना। तो उनका इसी युग में हुआ है। तो उससे पहले ये परिस्थितियां पढ़ेंगे। जैसे भक्ति काल का साहित्य जनता का साहित्य है, रीति काल का साहित्य दरबारी काव्य है, पीछे सेमेस्टर में पढ़ा था। आदिकाल और रीति काल का अधिकतर साहित्य राजकीय मनोवृत्ति या राजाओं के आश्रयदाताओं की तुष्टि को लक्ष्य में रखकर लिखा गया था। और आधुनिक हिंदी साहित्य भारतीय समाज के लिए एक सर्वथा नए वर्ग की वाणी मुखरित हुई है। इसमें लोगों के समाज का वर्णन किया गया, जो कि नवीन शासन प्रणाली एवं नूतन अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप है। पीड़ित और शोषित था जो हमारा समाज था, वह था मध्यम वर्ग। और पूर्ववर्ती कालों में जो साहित्यकारों ने समय सामयिक समस्या थी और संघर्षों के प्रति उपेक्षा का भाव रख करके स्थायी और शाश्वत को साहित्य में स्थान दिया। परंतु आधुनिक काल का साहित्य विशेष रूप से गद्य साहित्य के यथार्थ चित्रण का विषय बना हुआ है। इस प्रकार साहित्य में जीवन का अधिक व्यापक चित्रण होने से वह हमारे जीवन के अधिक निकट आ चुका है और इसका श्रेय तत्कालिक परिस्थितियां हैं और विविध संपर्कों को दिया गया है। तो पहली है आधुनिक काल की परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियां। तो राजनीतिक परिस्थितियां 1857 से आरंभ हो जाती हैं, प्रथम स्वतंत्रता युग से। तो इस युग की साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, यानी पहला शासन शुरू होता है 1857 में। तो जो कंपनी के अधीन शासन था भारत का, वह किसके हाथों में आ जाता है? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। वहां अंग्रेजों के शासन अधिकार में आ जाता, पहले कंपनी का था। तो फिर क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1905 में बंग भंग, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संसार का प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, और जापान द्वारा रूस की पराजय, रोलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 में, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में, स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना हुई थी, जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना और मुस्लिम
लीग की स्थापना हुई थी और कांग्रेस और सरकार के बीच अनेक परिषदों और कमीशनों और पैक्टों द्वारा संधियां 1936-37 में निर्वाचन, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के मंत्रिमंडलों की स्थापना, द्वितीय महायुद्ध का आरंभ, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग और 1940 में पाकिस्तान की मांग और 42 में पाकिस्तान की मांग और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लैंड में मजदूर दल की विजय होना और 1940 में आंतरिक सरकार की स्थापना, मुस्लिम लीग का किरणोत्पादक नीति के फलस्वरूप कलकत्ता, नौअखली, बिहार, पंजाब में भयंकर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। 1947 में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होना और दो देश बनना, एक पाकिस्तान एक भारत, अनेक देशी समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार ये राजनीतिक हालात हैं। वैसे तो 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था, 1857 में दिल्ली, तो इस बीच इनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया है और विजित प्रदेशों में उन्होंने अपने ढंग से शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को लागू किया है। राजकाज में सहयोग प्राप्ति के लिए भारत से सस्ते कलरकों की प्राप्ति में उन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोले हैं, अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया था, छापे खाने, खुले रेल तार आदि का आविष्कार किया है और यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किया गया है। डलहौजी ने लेप्स नीति इस प्रकार उनकी अपनाई गई है कि उन्होंने कई राज्य को हड़प लिया, छोटे छोटे रजवाड़ों जैसे उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर, जयपुर अंग्रेजी राज्य में मिला लिए थे। छोटे छोटे रजवाड़े के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्रृंगार परक साहित्य का निर्माण उद्देश्य की पूर्ति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हो रही थी। अतः इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा समाज, महाराष्ट्र समाज, थियोसॉफिकल और सनातन धर्म, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद द्वारा और अरविंद वेदांत दर्शन आदि, गांधी का मानवतावाद, ये उदय हुए थे। तो ये तो राजनीतिक हालात थे। अब करेंगे हम सामाजिक हालात। तो सामाजिक हालात में ब्रह्मा समाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय थे। उन्होंने समाज को भी नई दिशा दी थी। उनका उद्देश्य समाज की जो कमियां, संकीर्ण और रूढ़ियों को समाप्त करना था। कुछ समय के पश्चात वे स्वयं ईसाई रंग में इतने रंग गए कि भारतीय संस्कृति हीन दृष्टि से देखने लगे थे, अपने पद से विचलित हो गए थे। महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रानडे के नेतृत्व में अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य सामाजिक सुधार और भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना था। स्वामी दयानंद ने ईसाई धर्म और प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया में आर्य समाज का बंबई में 1975 में स्थापना की थी और उसका व्यक्तित्व सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में इतना ही क्रांतिकारी था जितना कि राजनीतिक क्षेत्र में तिलक का था। कांग्रेस के राजनीतिक आंदोलनों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय स्वामी जी को द्वारा तैयार किए गए त्यागी और कर्मठ नरपुंगों को। स्वामी जी के दो कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे, राष्ट्रीयता का संचार और राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार था और प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, वेदों के प्रति श्रद्धा जागरण, शिक्षा संस्थाओं का निर्माण, शिक्षा का प्रसार, नारी के प्रति समादर की भावना, निम्न जातियों के प्रति अस्पृश्यता की भावना का निवारण था, पुरातन रूढ़ियों का परित्याग। इन सब कार्यों के प्रति भारतीय जनता आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की सदा ऋणी रहेगी। अगला था थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एनी बेसेंट जैसी पूज्य विदेशी नारी जो अपने आप को पूर्व जन्म की हिंदू और हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ मानती थी, देश की राष्ट्रीयता को जागृत किया था और उसने विज्ञान की अति बौद्धिकता का विरोध करके भारतीय आत्मिकता का उत्थान किया था। इस संबंध में रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य
विवेकानंद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ओर तो राष्ट्रीयता का प्रचार किया, दूसरी ओर धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यवहारिक रूप से उपन्यस्त किया है और उनके गहन चिंतन और आध्यात्मिकता को हिंदी साहित्य का पर गहरी छाप दी है। विश्व कवि अरविंद का आस्तिकता, पूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण और रहस्यवाद, परमहंस रामकृष्ण विवेकानंद एनी बेसेंट से प्रभावित थे। इन्होंने जो ईसाई धर्म की देन कहना भ्रम था, तो इन सभी विचारधाराओं का हिंदी के छायावादी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अरविंद पहले क्रांतिकारी राजनीतिक के नेता थे, बाद में वे क्या हो गए, योगी बन गए थे। वे कवि भी थे। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। उनके योग, कर्म, उपासना, ज्ञान का समन्वय है। इनके अति मानवतावाद और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की भावना थी। तो इस प्रकार ये उनका क्या था, सामाजिक भावना थी। और अभी आ जाती है आर्थिक हालात क्या थे। आर्थिक परिस्थितियां 1857 के पश्चात अंग्रेजों की जो शासन सत्ता भारत में अच्छी प्रकार से जम गई थी, इसके पश्चात मध्यकालीन सामंती व्यवस्था और संस्कृति का लोप होने लगा था। सामंती युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ इतिहास की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के आगमन न भी हुआ होता तो आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति हमारे देश में अवश्य होती। कुछ विद्वानों का मानना है कि विदेशियों का आगमन से इस क्रांति में विलंब भी हुआ है। हमारे देश में व्यवसाय, उद्योग धंधे काफी फैले हुए थे। अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट करके हमारी सामाजिक आर्थिक उन्नति में महान व्याघात उपस्थित कर दिया था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। उनकी पूर्ति के लिए एक और तो वे उद्योग धंधे स्थापित कर रहे थे, रेल, तार, डाक व्यवस्था उन्होंने काफी आर्थिक राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से की थी। और शिक्षा का प्रचार भी कदापि उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाने के लिए सस्ते कलरकों का उत्पादन के लिए निर्मित किया था। और उनकी स्वार्थ सिद्धि का यह चक्र उलटकर उनका ही मर्म छेदी बना हुआ है। महंगाई, अकाल, टैक्स, दरिद्रता भारतेंदु युग की प्रमुख आर्थिक समस्याएं थी। इस प्रकार तत्कालीन भारतीय में स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने राजनीतिक स्वाधीनता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की भी प्रबल मांग की है। 1857 के उपरांत अंग्रेजों ने आतताई को तो गसियारा बना दिया है और बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान कर जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन किया। कृषक वर्ग की मालगुजारी बोझा लाद करके जमींदारों के अत्याचार को प्रश्रय दे करके अंग्रेजों ने क्या कर दिया, किसानों की कमर तोड़ के रख दी थी। तो इस प्रकार यहाँ का कच्चा माल खरीदते थे सस्ते में और पक्का माल यहाँ पर बेचते थे, उनको मार्केट मिल गई थी। तो इस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी का शिकार होना पड़ा और पूंजीवाद का बोलबाला होने के कारण कृषक श्रमिक शोषण की चक्की में पिस रहे थे। अगला है साहित्यिक परिस्थितियां। तो साहित्यिक विषय और शैली दोनों दृष्टि पूर्ववर्ती साहित्य से भिन्न है, क्योंकि जहां तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चेतना उस दिशा में अत्यधिक सामाजिक, तो रीति काल का जो साहित्य था वह राजमहलों में पला था और जनता का सुख दुख का कुछ ध्यान नहीं दिया था। परंतु जो आधुनिक काल था इसमें भारतेंदु युग, गद्य पद्य युग शुरू हुआ था। भारतेंदु युग और आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। काफी सीमा तक संधि का निर्माण हुआ था। बाद भारतेंदु युग का साहित्य ही हिंदी के विकास क्रम का स्वाभाविक आगे बढ़ाता है। द्विवेदी युग के साहित्य में विषयगत और कालगत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। छायावादी युग आया फिर, और छायावाद में साहित्यिक परंपराओं की प्रतिक्रियात्मक चीर समझ आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें प्रमुख कवि भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त ने, अध्याय सिंह हरिओद ने। तो आधुनिक साहित्य में महत्वपूर्ण घटना है आविष्कार और खड़ी बोली का, गद्य पद्य दोनों का विकास होना। इसमें नाटक, कहानी, नाटक, जीवन चरित्र, आलोचना, एकांकी, रिपोर्टाज आदि का
आरंभ होना था इसका मुख्य कारण।